अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तथ्यों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ जुमेरात की रात और फरवरी की 19 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और फरवरी की 20 तारीख है। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और सबसे पहले जिक्र अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त जो जारी कशीदगी है, यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी जानिब जंगी तैयारियां हो रही हैं। आज इत्तलात ये हैं, अमरीकी मीडिया भी भरा हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में खबर है कि सदर ट्रंप अब बहुत एक्टिवली ईरान पर बमबारी या उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई का सोच रहे हैं और उसके ऊपर फैसला करने वाले हैं। कुछ ऐसी इत्तलात भी कल भी थी और आज भी हैं कि शायद ये आइंदा चंद दिनों में, कुछ लोग इस हद तक दावा कर रहे हैं, कुछ पब्लिकेशंस, कि शायद ये इस हफ्ते के दिन भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आज जो एक नई, यानी डेली के हिसाब से एक डेवलपमेंट आती है, और आज की रिपोर्ट तो ये है कि ट्रंप कहते हैं कि मैं पहले इब्तदाई तौर पर महदूद पैमाने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और उसके बाद अगर ईरान ने अमेरिका की बात ना मानी और अपना न्यूक्लियाई प्रोग्राम या एटमी प्रोग्राम खत्म ना किया, और साथ ही अपना जो मिसाइल का प्रोग्राम है, गर्चे मिसाइल के प्रोग्राम में ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनके एटमी प्रोग्राम में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, उस पर सबसे ज्यादा एतराज इसराइल को है, क्योंकि उनको ईरानी मिसाइलों से बहुत ज्यादा हमेशा से खतरा रहता है। पहले भी जो जंग हुई थी तो ईरान ने इसराइल पर 1,000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। तो इसलिए वहां पर यह खदशात हैं, और इसी तनाजुर में अब इत्तलात यह है कि शायद अमेरिका महदूद पैमाने पर पहले कार्रवाई करे, और अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा ना हुआ एटमी, उसके एटमी प्रोग्राम के हवाले से या उसके मिसाइल के प्रोग्राम के हवाले से, तो फिर यह कार्रवाई बढ़ सकती है और कई दिनों तक ईरान पर बमबारी की जा सकती है। तो ये इत्तलात हर तरफ से आ रही हैं। यकीनन इस पर नज़र भी है पूरी दुनिया की। और दूसरी जानिब, जिससे मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका अपने एसेट्स को बहुत तेजी से इस इलाके में, यानी मशरक़ वस्ती भेज रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ अनवा अकसाम के तैयारे, जिनमें F-35 और F-22 भी शामिल हैं, वो भेजे जा चुके हैं, जिनकी अक्सरियत को जॉर्डन में रखा जा रहा है। जबकि सऊदी अरब में बेसिकली जो अमरीकी एसेट्स हैं, उनकी अक्सरियत जो रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, उन पर मुश्तमिल है, उनको वहाँ रखा गया है। जबकि जो कतर की अल उदैद एयरबेस है, वहाँ पर भी अमेरिका के बहुत ज़्यादा फौजी असासे हैं। तो ये अमेरिका अपनी तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। एक तस्हीर जो कल मैंने अपनी बात में कहा था कि अमेरिका यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरफ भेजा है, जो दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर होगी अब्राहम लिंकन के बाद। लेकिन वो गलती से मैंने कहा था, जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को मशरक़ वस्ती भेजा जा रहा है, यानी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को, वो जॉर्ज वाशिंगटन नहीं बल्कि यूएसएस जेरल्ड फोर्ड है, इसको भेजा जा रहा है। तो ये एक तस्हीर थी जो मैं करना चाहता था। साथ ही मशरक़ वस्ती ही के हवाले से आज यहाँ वाशिंगटन में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। बहुत से लोग इस पर यानी इसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं, तो लिहाजा मैं रिपोर्ट पर तो कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन जाहिर है, तजिए के लिए मुझे थोड़ा बहुत रिपोर्ट का सहारा लेना होगा। तो जिस तरह आपने देखा कि बोर्ड ऑफ पीस का आज पहला इजलास हुआ, जिसके बाद अब यह बोर्ड ऑफ पीस बाकायदा एक आलमी इदारे के तौर पर इसने काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह के पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि इस पहले इजलास में बेसिकली फंड रेजिंग होगी और बाकायदा ये अपना काम शुरू करेगा, तो वहां पर आज जो प्लेजेस सामने आई हैं, तो कोई 2 दर्जन ममालिक की जानिब से कोई $6.5 अरब की प्लेजेस आई हैं, यानी वादे हुए हैं कि इतने पैसे हम इसमें अतिया करेंगे। जबकि ट्रंप का कहना है कि अमेरिका आइंदा 10 सालों के दौरान गजा में $10 अरब लगाएगा या वहां पर खर्च करेगा, यानी तकरीबन $1 अरब सालाना। अब तक जितने पैसों के वादे किए गए, उनमें सबसे ज्यादा पैसा जिस मुल्क ने दिया है, उसका नाम मुत्तहदा अरब अमारात है। इसने $1.2 अरब देने का वादा किया है। और साथ जो सऊदी अरब है, उसने भी $1 अरब देने का वादा किया है। जबकि इंटरनेशनल फुटबॉल बॉडी जो है फीफा, उसने भी $75 मिलियन का अतिया दिया है। ये सारे के सारे पैसे बुनियादी तौर पर वर्ल्ड बैंक पर रखे जाएंगे। इसीलिए आज के इजलास में वर्ल्ड बैंक के सरबराह भी मौजूद थे। और वर्ल्ड बैंक इन पैसों को गजा में उसकी रिकंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल करेगा। और इब्तिदा में वहां पर जितना, यानी आतिशी असलहा पड़ा हुआ है, उसको हटाया जाएगा। उस पर जो है उसको तल्फ करने पर पैसा खर्च किया जाएगा। और अभी तक बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जिनका जवाब फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन इस इदारे ने फिलहाल लगता है कि शायद कुछ काम शुरू कर दिया है।
آن دا گراؤنڈ کتنا کام ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ اس اجلاس میں بہت ساری کمیاں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ بے شک کہ جو جتنا بھی پیسہ آیا ہے اگر آپ دیکھیں تو میجر ڈونر سارے وہ مسلم ممالک ہیں جو کہ آزاد فلسطینی ریاست کے وعدے میں سب سے آگے آگے تھے۔ آج انہوں نے سب سے زیادہ پیسے بھی دیے۔ دوسرا، جن لوگوں کے نام پر یہ یعنی بورڈ بٹھایا گیا ہے، یعنی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے نام پر، تو وہاں پر اسرائیل کے وزیر خارجہ تو تھے لیکن فلسطینیوں کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ وہاں پر علی شاد نامی ایک ایسا شخص جو کہ غزہ کا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرے گا، وہ تو موجود تھے اور وہ بالکل ایتھنک پیلسٹینین ہیں، لیکن فلسطینی اتھارٹی کا وہاں پر کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ بلکہ اس حد تک کہ گزشتہ سال اگست میں امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سمیت جتنے بھی ان کے ٹاپ آفیشلز ہیں ان سب کے ویزے ریووک کر دیے، یعنی ان کو کینسل کر دیا۔ لہذا اگر ان میں سے کوئی آج آنا چاہتا بھی تو ان کو امریکہ اندر نہ آنے دیتا، کیونکہ ان کے ویزے ریووک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی جو درخواستیں آئی ہیں تو امریکی میڈیا کے مطابق بہت ساری درخواستیں منظور نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر آج ایک تو یہ اس بورڈ کا باقاعدہ اجلاس کی کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ مختصر الفاظ میں بیان کی۔ جو اس سے بڑی کہانی ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ جس انداز میں وہ واشنگٹن میں آئے، یعنی بڑے شاہانہ طریقے سے آئے، خصوصی طیارے میں آئے، حکومت پاکستان کا سرکاری طیارہ ہے اور شہباز شریف صاحب ہیں اور دنیا کے ٹورز ہیں، اس ٹور پر بھی وہ آئے۔ اس کے بعد پھر پاکستانی سرکاری میڈیا میں جس چیز کو بہت زیادہ یعنی پروموٹ کیا گیا تو وہ دو تین چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ بار بار موٹر کیٹ دکھایا جا رہا تھا کہ جی کتنا بڑا گاڑیوں کا قافلہ تھا جس میں شہباز شریف صاحب کو واشنگٹن کے اندر لایا گیا، لیکن اس میں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ واشنگٹن میں آمد پر شہباز شریف صاحب کا استقبال کس نے کیا۔ تو وہاں پر استقبال کرنے والے پاکستان کے اپنے سفیر تھے۔ کیا یہ گاڑیاں پاکستان ایمبیسی نے کرائے پر لی تھیں یا حکومت امریکہ نے بھیجی تھیں یہ واضح نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ گاڑیاں بہت تھیں۔ اگر یہ کسی دورے کی کامیابی کی نشانی ہے تو یقیناً یہاں پر اچھے نمبر لیے شہباز شریف صاحب نے۔ دوسرا جو وہاں پر ایک اور بہت بڑا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس پر ایک طرف شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کو جھپی ڈالی یا شہباز شریف نے ٹرمپ کو جھپی ڈالی۔ جو بھی حقیقت ہو یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ کر لیں۔ لیکن اس سے کچھ یعنی کچھ ثابت نہیں ہوا۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ گرمجوشی نظر آئی، لیکن کیا سفارتکاری میں آپ کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کامیابی آپ نتائج کو سمجھتے ہیں یا کامیابی آپ ہنسنے کھیلنے اور جھپیاں ڈالنے کو سمجھتے ہیں؟ اگر پاکستان کا معیار کامیابی کا یہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم امریکی صدر کو جھپی ڈال رہا ہے تو پھر تو واقعی یہ کامیابی ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے اوور آل یہاں پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو دیکھیں، جس کا میں ابھی آپ کے سامنے جائزہ پیش کرتا ہوں، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ شاید وہ کچھ حقیقت نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ یہاں پر یعنی بہت سارے حوالوں سے وہ لوگ جو کہ شہباز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں، یقیناً وہ تو اس کو بہت یعنی عظیم کارنامہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اتنی اہمیت ہے، جبکہ ان کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک جوکر بن چکے ہیں، وہ پاکستان کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ بن چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جب صدر ٹرمپ نے ان کو گلے لگایا اور جس طریقے سے ان سے ملے اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے وہ ان سے بات کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت اہم بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں نظر آیا کہ جس سے آپ کہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی تھا۔ تو گویا یہ زیادہ تھیٹرکس جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اداکاری تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نتیجہ خیز ملاقات نہیں تھی۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کی جو وہاں پر جب ٹرمپ تقریر کر رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا، بہت ان کو پریس کیا، جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ یہ تھا کہ جب ٹرمپ ان کی تعریفیں کر رہے تھے تو انہوں نے شہباز شریف کو، جو ان کو ایک کونے میں اوپر بٹھایا ہوا تھا، ان کو کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، اور شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ پر اچھلے اور کھڑے ہو گئے سیدھا، اور اس کے بعد پھر ان کو کہا بہت شکریہ بیٹھ جائیں، پھر آرام سے بیٹھ بھی گئے۔ جس طرح کلاس میں آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے بالکل ویسے نظر آیا مجھے۔ تو ایک یہ بھی مجھے کچھ زیادہ یعنی کوئی ڈپلومیٹک اگر آپ ایٹیکیٹس میں دیکھیں تو یہ مجھے کوئی زیادہ بڑی چیز نظر نہیں آئی، کیونکہ امریکی اگر آپ صدور کی تقاریر دیکھیں جو اسپیشلی وہ امریکی کانگریس میں کرتے ہیں تو وہاں پر وہ مثالوں کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر اس سے تالیاں بجواتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ بالکل وہی تصویر جو ہے یہاں بھی چلی۔ ایک اور جو بہت اہم نقطہ تھا وہ شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی جس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔
शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि गाजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। उन्होंने तनाज़ात के हल में सर ट्रंप की बड़ी तारीफ की और साथ ये भी कहा कि ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत की वजह से पाक भारत जंग रुकी। और फिर साथ उन्होंने ट्रंप को कहा कि उनके इस किरदार से, यानी पाक भारत जंग को रोकने में जो उनका किरदार है, उसकी वजह से बरसगीर में करोड़ों लोगों की जानें बची, जिंदगियां बची। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नई चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन पर बमबारी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का वजीर आजम उनको कह रहा है कि ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं। और फिर फलस्तीनी आवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम भी कभी जिक्र किया कि इससे पायदार अमन आ सकता है। ये तो पाकिस्तान की पुरानी यानी स्टेटेड पॉलिसी है। मशरक़ वस्ती में अमन के लिए आज ये तारीखी और सुनहरी दिन है, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देर पा अमन के लिए गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां खत्म होना जरूरी है। उन्होंने इसमें जिक्र यह नहीं किया कि सीज फायर की वायलेशंस कर कौन रहा है। यानी शहबाज शरीफ की तकरीर में इसराइल के ऊपर कहीं क्रिटिसिज्म मुझे नजर नहीं आया, या इसराइल का नाम उन्होंने एज सच नहीं लिया। तो गोया ये तकरीर ऐसी थी कि जो आप गैलरीज के लिए दे रहे थे। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी का एक हिस्सा इसके अंदर जरूर शामिल था। और फिर ये कि गजा में अमन का कयाम जो है, ये ट्रंप की बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी अगर ये इसी तरह कायम रहा। तो शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, एक बार तो फिर सुपरलेटिव से भरी हुई थी, यानी उनकी तारीफ के पलंदे थे जो उन्होंने आज अपने साथ लाए थे। काफी भारी भरकम बोझ था जो वो लाए थे और उन्होंने वहां पे ऑफलोड किया। और उसके ऊपर फिर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। एक भारतीय प्रोफेसर हैं जो मेरे ख्याल है कि स्वीडन में रहते हैं, अशोक स्वाइन। उनके काफी ट्वीट्स वगैरह पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं। उन्होंने इसके बाद एक ट्वीट किया। उनका कहना है कि मोदी समझते थे कि वो ट्रंप की अना की खूब खुश कर सकते हैं, यानी ट्रंप की अना को खूब उसकी आबियारी कर सकते हैं, खूब उनको खुश कर सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो ट्रंप की अना को खुश करने के असल माहिर निकले। ये शहबाज शरीफ के बारे में बाहर की दुनिया का वर्डिक्ट है। और अब इसीलिए मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर शहबाज शरीफ की ये तकरीर जो आज उन्होंने की और उनकी झप्पियां और हाथ मिलाना, अगर ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, तो फिर बहुत बड़े बड़े सवालात ये पीछे छोड़ती है जिनका जवाब नहीं है। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी इसका जवाब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत इस वक्त इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। किस तरीके से? देखें, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त भी अमेरिका के, स्पेशली पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है, ये इस वक्त भी अंडर सैंक्शनड है। पाकिस्तान का जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जहां पर के रॉकेट इंजन और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, वहां पर काफी ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं। उसके ऊपर इस वक्त अमेरिका की सैंक्शंस है, ये सैंक्शनड है। इसी तरह पाकिस्तान के कम से कम तीन बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतसिल हैं, वो भी सैंक्शनड हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उनकी पाकिस्तान से इमिग्रेशन पर इस वक्त पॉज लगा हुआ है, यानी इमिग्रेशन रोकी गई है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बेशक ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने जंग रुकवाई, लेकिन ये जंग खत्म तो नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने और स्पेशली पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने तो ये ऐलान कर रखा है कि हमारा पानी अगर रोका गया तो ये रेड लाइन है एंड इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो गोया भारत ने तो पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान टेक्निकली हालत जंग में है। तो पाकिस्तान ने अब तक, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के इन आला तरीन कायदीन के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, पानी का मसला हल कराने में कोई किरदार अदा नहीं किया। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने हालिया दिनों में पाकिस्तान का दौरा भी किया और पाकिस्तान के वज़रा उनके साथ बड़ी तस्वीर भी खींच रहे थे। लेकिन किसी ने यह जहमत नहीं की कि बात की जाए कि वो इंडस वाटर ट्रीटी का क्या होगा, जिसमें जामिन वर्ल्ड बैंक है और वही इसमें एक किरदार भी अदा कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये तब पाकिस्तान की जानिब से आवाज़ें उठेंगी जब मामलात बिगड़ेंगे, यानी पानी की कमी आएगी जो आने वाली है। करचे इस मरतबा शायद मामलात इतने ज्यादा बुरे ना हो क्योंकि बारिशें और बर्फबारी बहुत हुई है। तो बाल्फाज दीगर, पाकिस्तान ने तो अमेरिका के लिए और इसराइल के दिफा में और अमन के नाम पर अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन है। पाकिस्तान में से पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था। यानी बाल्फाज दीगर, शहबाज शरीफ की 3 मिनट की तकरीर और सर ट्रंप के साथ एक झप्पी ने पाकिस्तानी वजीर आजम को तो इंटरनेशनल हेडलाइंस में बेशक उनको जगह दी, लेकिन इसकी कीमत गरीब पाकिस्तानी कौम ने करोड़ों रुपए की सूरत में या
लाखों डॉलर्स की सूरत में अदा की, क्योंकि ये जहाज जब चलता है तो उस पर भी खर्च अखराजात आते हैं। और उनके साथ जितना एंटोरेज है, ज़ाहिर है उन्होंने अपने मकाम के मुताबिक ही होटल्स और हर जगह रहना है, तो हर चीज़ पे पैसे लगते हैं। तो पाकिस्तान को इस दौरे से क्या फ़ायदा हुआ, ये देख लेते हैं। क्योंकि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब अमेरिका की तमाम बातें मान गए, इसराइल के हवाले से अमेरिका की तमाम बातें मान गए। और जिस दिन सऊदी अरब इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक कर लेगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि 1 मिनट भी लगाएगा, वो भी इसराइल को मान लेगा। अगर इसराइल को तस्लीम कर ले तो मुझे इसमें कोई मुजायका नजर नहीं आ रहा। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि अगर वहां पर एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत भी कायम हो। और ये डिमांड सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, तो पूरी दुनिया की है, यूनाइटेड नेशंस का भी ये वादा है। तो लिहाजा पाकिस्तान कोई गैर मामूली बात नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने उसूली मौकफ से फिलहाल दस्तबरदार हो गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हाथ कुछ ना आया। ना इमिग्रेशन की पाबंदियां खत्म हुई, ना हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस खत्म हुई, ना हमारे और अमेरिका के तिजारत के ताल्लुकात जो हैं उसमें कोई बहुत आला बेहतरी आई। कुछ भी नहीं हुआ। ये यकतरफा ताल्लुकात हैं। जब भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक ज़माने में ट्रांजैक्शनल होते थे, यानी आप हमारा काम करें, हम आपका काम करेंगे। जिस तरह के अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता था, पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई करता था। अब वो दौर गुजर गया। अब पाकिस्तान यकतरफा ताल्लुक है, यानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का काम खिदमत करना है, और वही कर रहे हैं। गोया इस पूरे इक्वेशन में फायदा पाकिस्तान को तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब वो यकीनन सर ट्रंप के बहुत करीब आ गए, और वो बहुत ज्यादा उनके पसंदीदा शख्सियात में बन गए। लेकिन इससे क्या पाकिस्तान को कुछ फायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल। लिहाजा मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जूं के तू हैं, लेकिन इन शख्सियात के लिए मामलात यकीनन बेहतर हो गए। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक अच्छी, या आई एम नॉट श्योर कि कितनी अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी तफसीलात पूरी तरह नहीं मालूम। आज एक मुआहदा हुआ है, एमओयू हुआ है, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान उस पर दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत न्यूयॉर्क का जो रूजवेल्ट होटल है, उसकी रेनोवेशन की जाएगी, और उसमें अमेरिका की मदद से की जाएगी, और अमेरिका का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके मदद के साथ इसको जो है रेनोवेट किया जाएगा। लेकिन ये वाजह नहीं है कि क्या ये अमेरिका पाकिस्तान की बतौर मदद रेनोवेशन कर रहा है ताकि इससे पाकिस्तान को पैसे मिले, आमदन आए, या इससे कुछ और पाकिस्तान अमेरिका को कुछ शेयर भी देगा, ये वाजह नहीं है। लिहाजा बहुत सारे सवालात हैं, इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। करचे ऐसी कोई शिक नजर नहीं आई मुझे कि जिसमें यह कहा जाए कि पाकिस्तान अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है इसमें, या कोई ऐसी चीज फिलहाल सामने नहीं आई, शायद बाद में सामने आ जाए। और एक और जिक्र फिर पाकिस्तान में जो सियासत है, सियासत पर मैं ज्यादा आज बात नहीं करूंगा। मैं इमरान खान की बात करना चाहता हूँ। इमरान खान बतौर सियासतदान नहीं, इमरान खान बतौर एक खिलाड़ी, एक अजीम खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिसकी पूरी दुनिया में कदर है, जिसको इज्जत दी जाती है, और वो सिलसिला जारी है। आज बरतानिया के जो साबिक फास्ट बॉलर थे इयन बोथम, जो कि इमरान खान के Hey, बहुत Amy, मुखालिफ hi. भी थे, Look, यानी एक mate, दूसरे के खिलाफ ही अदालतों में भी can गए थे। understand your आज country's उनका एक बहुत ही politics, but उम्दा I बयान आया है, understand छोटा you. सा I बयान wish है, you जिसमें वो all कह the रहे हैं very, कि very इम्मी, best. वो इमरान And खान को इम्मी please के नाम से stay well. बुलाते थे कि इम्मी, मैं आपकी मुल्क की सियासत से तो वाकिफ नहीं, लेकिन मैं आपके लिए यानी दुआ गो हूँ कि आपकी तबीयत ठीक रहे और आपके हालात ठीक हों। तो एक अच्छा बयान उनकी तरफ से आया, सुनील गावस्कर की तरफ से आया, सौर गंगुली की जानिब से आया, बहुत सारे, इयन चैपल की जानिब से आया, यानी दुनिया भर के क्रिकेट के जो बड़े नाम हैं उनकी जानिब से हर किस्म के बयानात आए हैं। अगर खामोशी है तो पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों को जिसको इस कौम ने इतनी इज्जत दी है, लेकिन वो ना तो उनके अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना उनके अंदर वो हिम्मत है। उनको किसी ने नहीं कहा कि आप कोई सियासी बयान दें, लेकिन आप ये बयान जरूर दे सकते हैं कि जिससे आप ये कहें कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और ये इनका उस वो भी एक मकाम है, लिहाजा उसका एहतराम के तौर पर भी इनको वो सहूलियात मिलनी चाहिए जो आम लोगों को, इनके स्टेटस के लोगों को मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बार बार ये जो खिलाड़ी हैं ये अपनी जमीर की आवाज सामने ला रहे हैं, और अपना किरदार साबित कर रहे हैं। और बार बार पाकिस्तानी खिलाड़ी ये साबित कर रहे हैं कि वाकई इनमें से अक्सर बोने हैं, इन्होंने हमेशा सिर्फ फायदा उठाया है, और उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा तारीफ मैं भारतीय खिलाड़ियों की करूंगा, जिन्होंने वाकई बड़े भरपूर अंदाज में इमरान खान के बतौर खिलाड़ी उनको वो मकाम दिया है जो वो डिजर्व करते हैं। आखिर में एक छोटी लेकिन बहुत बड़ी खबर, खबर यह है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है अमेरिका का, उसने यूएससीआईएस, जो अमेरिका की जो इमिग्रेशन की एजेंसी है, उसको कहा है कि एक नई पॉलिसी सामने लाई जा रही है, और ऐसे अफराद को अब गिरफ्तार किया जाएगा जो अमेरिका में बतौर महाजरीन जिंदगी गुजार रहे हैं,
اور انہوں نے مہاجرت کے حصول کے بعد، یعنی مہاجرت کے سٹیٹس کے حصول کے بعد، اگر 1 سال کے اندر اندر اپنے سیٹلمنٹ کا کیس دائر نہ کیا ہو تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی شفٹ ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ یہاں پر ریفیوجی سٹیٹس پر زندگی گزار رہے ہیں، اور شاید ان کے لیے ابھی یہ کلیئر بھی ہو کہ وہ جا کر اپنا سٹیٹس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو مختلف سٹیٹس میں رہتے ہیں، تو ان کو حکومت کی جانب سے کافی مراحت دی جاتی ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو مراحت لیتے رہیں، جب حاصل کرنا ہوگا تو سٹیٹس بھی لے لیں گے۔ تو شاید اس کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اوور آل جو امریکہ میں ریفیوجیز کے خلاف اوور آل ایک کاروائی جو ہوتی رہی ہے، اس میں اضافہ ہونے کو ہے، کیونکہ ٹرمپ کی حکومت نے جو ریفیوجیز کا انٹیک ہے، یعنی دنیا سے جو امریکہ میں ریفیوجیز آتے ہیں، ان کے نمبرز میں پہلے سے کافی کمی کر دی ہے، اور شاید اس میں مزید کمی آئے۔ تو یہ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، جس کا میرا خیال ہے امپیکٹ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں پر ہو سکتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔